Hello students, today we will discuss chapter solution that is of chemistry class 12th और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे concentration terms, your types of solution, ideal and non-ideal solution, Henry's and Rhodes law. So without wasting our time, let's start our video. सबसे पहले solution होता क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within limit. अब solution के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हम ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज कम अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, क्या आप सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हो, लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हो या गैस सॉल्वेंट ले रहे हो। हमारे पास तीन टाइप्स आती है सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड रहेगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो एलॉयज। लिक्विड सॉल्यूशन मींस आप यू आर डिसॉल्विंग लिक्विड इन लिक्विड, उसका एग्जांपल आप ले सकते हो अल्कोहल इन वाटर। गैसियस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? यू आर डिसॉल्विंग गैस इन गैस, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एयर। नेक्स्ट हमारे पास आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When no more solute you can dissolve in a solvent, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो हमारे पास हमारी इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बोर्ड्स में भी आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आना है, हर हाल में आना है। सो देयर आर 4 कंसंट्रेशन टर्म। एक और भी है जिसको हम माइनर ले लेते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट आपकी कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको वीडियो के एंड में करवाऊंगी, सो बिल्कुल एंड तक बने रहिए। अब मास परसेंटेज क्या होती है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपको फॉर्मूले हर हाल में लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, यू कैन सॉल्व इट। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है पीपीएम। अब पीपीएम का मीनिंग क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ये टर्म हम तब यूज करते हैं अगर हमारे पास हमारा सोल्यूट ट्रेसिस में है, तो इसके लिए आपका अगेन क्या रहेगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये आपका क्या है? पार्ट्स पर मिलियन है, तो इसको हम 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। अगर आपका वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऑलरेडी आपके पास लीटर में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? कैपिटल एम लिखते हैं। और जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आती है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, उसमें आर है, इसमें एल है और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। अब मोलैलिटी क्या होती है? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given weight of solvent। फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए, इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में होगा, अगर किलोग्राम में होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जो मोलैलिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी में से सॉल्यूशन बनाना है तो किसमें बनाओगे, तो आंसर क्या रहेगा? मोलैलिटी। 1 मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पर मोलैलिटी में हमारे पास वॉल्यूम है, मोलैलिटी में हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है। कई बार मोलैलिटी में क्या होता है कि हमें वॉल्यूम नहीं दिया होता, डेंसिटी दी होती है। अगर हमें डेंसिटी दी है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी भी पता है, आपको मास भी पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ, हमारे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, ए और बी है। सपोज मेरे पास ए एंड बी, ए मेरा सॉल्यूट है, बी मेरा सॉल्वेंट है। तो नंबर ऑफ, आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? एक्स होता है। ए के लिए इसका एक्स ए हो गया, बी के लिए इसका एक्स बी हो गया। अगर मुझे अपने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो दीज आर द 5 कंसंट्रेशन टर्म जिनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आपकी डेफिनेशंस भी आती हैं, आपसे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको हर हाल में ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड। अब एक चीज को, सॉलिड को आपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, तो आप शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो हो जाती है। उसी शुगर को अगर आपने ऑयल के अंदर डिसॉल्व आपको करना पड़े तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? तो आंसर क्या रहता है? नहीं। अब आप ये सोचो कि आपकी जो शुगर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व कैसे हो गई? बिकॉज आपके हमारे पास एक रूल है दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आपके पास कोई भी, आपके पास नमक है, ठीक है, हम NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो नमक है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो जाता है। सो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारा जो NaCl है वो पोलर है, वाटर भी पोलर है। सो सॉल्युबिलिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन इसके ऊपर फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सोल्युबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आप इसके लिए हमारा जो रूल है दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। एक पोलर चीज एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व बहुत इजीली हो जाती है ड्यू टू द आयनिक इंटरेक्शन। सेकेंड हम बात करेंगे टेम्परेचर। अगर आपने एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो सॉलिड बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस द solubility of solid because क्यों? इसका लॉजिक क्या है? द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करता है? यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमने +1 में पढ़ा है। क्लियर? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड हमारे पास आता है प्रेशर। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। एक सॉलिड की सोल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों इफेक्ट नहीं है? बिकॉज वी नो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है? नाउ विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स का करा है। नाउ विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगेन सेम फैक्टर्स। फर्स्ट हम लेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है? गैस है। तो जो गैसेस वाटर के साथ केमिकली इंटरेक्ट करती हैं, द गैसेस विच केमिकली रिएक्ट विद वाटर, विच केमिकली रिएक्ट with water, they dissolve easily, they dissolve more as compared to other gases. तो आपके पास अगर आपका क्वेश्चन आता है कि why SO2, HCl, NaNH3 they are more easily, they are much more soluble as compared to oxygen, like HCl है, आपके पास HCl है, then NH3 है, and one more we can take SO2, they are much soluble in water than ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड हीलियम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि these gases chemically interact with water but these gases have weak interaction with water so they are not soluble. Clear? So next is हमारे, हम बात करेंगे टेम्परेचर। सॉलिड के केस में क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। गैस के केस में क्या है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे कि विंटर्स में हमारी जो लेक्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, तो हमारी क्या एक्वेटिक स्पीशीज मर जाती हैं? नो, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी जो है, पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है। लेकिन समर्स में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो गर्मियों में सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो गर्मियों में हमारी एक्वेटिक स्पीशीज जो है उनको हार्म होता है, वो मर जाती हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस प्रेशर। तो प्रेशर का आप क्या सोचते हो कि गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है? सो आंसर इज यस, बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, सो प्रेशर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। pressure has marked effect, pressure has marked effect on the solubility of gases
बिकॉज गैसेस जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल होती हैं। और इसी से हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ अराइज होता है, दैट इज हेनरीज लॉ। ये आपका 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। बेस्ट एग्जांपल आप लेते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जब आप उसको खोलते हो तो एकदम से उसके अंदर बहुत सारी गैस बाहर आती है, लॉट ऑफ फिज। तो अब गैस है वो कैसे फील करी है उसके अंदर, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा प्रेशर देकर हमने गैस फिल कर दी। जैसे आप उसकी लिड खोलते हो तो सारी गैस एकदम से बाहर आ जाती है, बिकॉज प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ ओबे करता है। सो व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ क्या कहता है हमें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसके लिए हमारे पास एक्सिस का सिंबल है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, हमने लिखा KH। KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर, ये इतना सा इसके आपके न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। एप्लीकेशन आप क्या दे सकते हो, इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आप दे सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली ही गैस फिल की जाती है, ऑल बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स। सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हो स्कूबा डाइविंग, इसकी जो एप्लीकेशन है, जितने भी डाइवर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज वेरी मच सॉल्युबल इन आवर ब्लड। तब जैसे वो डीप जाता है प्रेशर जो हाई होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सरफेस पे आएगा प्रेशर कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आती है। जब बाहर आएगी वो बबल्स बनाएगी और वो बबल्स जो क्या है वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगे, जिससे डाइवर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड इट लीड्स टू डेथ आल्सो। उसकी इस पेनफुल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो इसका आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बेंड्स। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है एनोक्सिया। जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम हिल्स पर जाते हैं या माउंटेनियर्स आप कह सकते हो, दे आल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट कम मिलेगा आपको, यू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो इट मींस हमारे इस पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारी सोचने समझने की पावर भी जा सकती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। So these are the applications of Henry's law. Now what are the limitations of Henry's law? ये complete आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिमिटेशंस क्या है, हेनरीज कब ओबे करता है। सो फर्स्ट इज हेनरीज लॉ की जो लिमिटेशंस हैं, प्रेशर लो होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर नॉट टू लो, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, गैस ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, जो गैस है it should not react with water. So these are the, ये complete आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, what is Henry's law, what are its application and what are its limitations. Next there is very very important law, that is the Rolle's law. अब Rolle's law अगेन ये भी हमारा कुछ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। Rolle's law हमारे 2 तरह की डेफिनेशंस है हमारे पास, Rolle's law for volatile solute as well as Rolle's law for the non volatile solute। अब वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जो वेपर प्रेशर बनाते हैं, और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर प्रेशर नहीं बनाते। तो हम दोनों ही डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज रोल्स लॉ, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो रोल्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमें क्या डेफिनेशन देता है, रोल्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, पीए क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। आपके पास 2 कंपोनेंट है तो पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर है, नोड वाला क्या है, प्योर कंपोनेंट है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो टोटल प्रेशर जो हो गया दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ पीए एंड पीबी। दिस इज रोल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल के लिए। अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये हमें क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. Vapor pressure of solution, that is P, is directly proportional to XA. Clear? So इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, P is equal to
P नॉट XA। इसी को आप रीअरेंज करते हो तो P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XA। सब्ट्रैक्ट एक 1 में से दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, so we get 1 minus XA, so P naught minus P upon P naught is equal to XB, because एक सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है XA plus XB is always equal to 1। तो मैं यहाँ पर 1 minus XA के तो हम यहाँ पर XB लिख सकते हैं। ये जो पूरी आपके पास ये चीज आई है इसको हम क्या बोलते हैं, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। So relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। So ये था हमारा रोल्स लॉ। अब रोल्स और हेनरीज में आप देख सकते हो, आपने हेनरीज भी पढ़ा, हेनरीज का क्या था, P is equal to KH(x)। तो ये था हमारा हेनरी लॉ। अब हेनरी और रोल्स में हमें क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है, हेनरी में जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, KH, और रोल्स में हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्लियर। अब रोल्स और हेनरी में हमें डिफरेंसेस जो हैं, दिस इज ये हमारा डिफरेंस था। सिमिलैरिटी हमारी क्या है, रोल्स लॉ वो भी वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, और जो हेनरी है वो भी वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फॉर रोल्स एज वेल एज फॉर हेनरीज लॉ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन बोर्ड में से इसमें आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन आइडियल और नॉन आइडियल का आ सकता है। अब होते क्या है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आइडियल सॉल्यूशन, ये तो हुई एक बुकिश डेफिनेशन आप कह सकते हो, द सॉल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब ओबेज रोल्स लॉ का क्या मतलब है, एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं A एंड B। अब A अलग चीज है, B अलग चीज है, A आपका सोल्यूट होगा, B आपका सॉल्वेंट होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, इस A और B की जो इंटरेक्शन है इट इज इक्वल टू द इंटरेक्शंस ऑफ A एंड A as well as the interactions of B and B. So in ideal solution the interactions of A and B is always equal to the interactions of AA and BB। अब क्योंकि interactions बिल्कुल इक्वल है तो अब इसमें क्या है हमारा, PA नॉट इज इक्वल टू PA नॉट X है, सिमिलरली PB इज इक्वल टू PB नॉट XB अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अब इस केस में हमारा इंटरेक्शंस इक्वल है तो डेल्टा H की वैल्यू जो क्या रहेगी, 0 रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। अब डेल्टा V वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, बॉन्ड टूटे नहीं, बॉन्ड बने नहीं, इंटरेक्शन सेम ही चल रही है। सो दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इसके एग्जांपल, आपको आइडियल सॉल्यूशन के हर एक एटलीस्ट दो एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल आप ले सकते हो बेंजीन एंड टॉल्यूएन। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आइडियल में बोला था इंटरेक्शन इक्वल है, नॉन आइडियल में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आपसे डिफरेंसेस भी पूछा जाए तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसमें जो है ए बी इंटरेक्शंस, ए और बी की इंटरेक्शंस या तो ग्रेटर रहेंगी और या ए और बी की इंटरेक्शंस लेस रहेंगी प्योर कंपोनेंट से। तो इसी के बेस पर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशंस एंड सेकंड है नेगेटिव डेविएशंस। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशंस की। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, ये चीज याद रखनी है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहेगा, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। अब ए और बी की इंटरेक्शंस ए और बी से लेस हैं। अब इंटरेक्शंस कम है, थोड़ी सी हीट दोगे बॉन्ड टूट जाएंगे, जल्दी से वो एस्केप हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अब बॉन्ड टूट गए हैं, लेट मैं इसका आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया है तो मैं इसको डिस्कस करती हूँ। आपका इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल का हमारे पास फॉर्मूला है। बहुत सारे इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से मैंने दिखाया कि ये अल्कोहल है। अब आपने इसके अंदर डालना है साइक्लोहेक्सेन। जब आप इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन आपने डाला तो ये बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड्स विल ब्रेक। जब बॉन्ड टूटते हैं तो हमें क्या चाहिए, यू नीड एनर्जी। एनर्जी, जिस रिएक्शन में एनर्जी नीडेड होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इस केस में हमारा जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में हमारे डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और ये सॉल्यूशन जो है अगर आप इसको टच करते हो, आपने कोई केमिकल्स डाले हैं उसमें आपका पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, द सॉल्यूशन ऑलवेज अपीयर्स टू बी कूल। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन इज ऑलवेज अपीयर्स टू बी कूल। एंड इसके अंदर जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी नीडेड है, इसमें आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो ठंडा रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन के बारे में। एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, इस केस में आपको एमसीक्यूज आते हैं, 4 एग्जाम्पल्स दिए होंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100% डेड श्योर है कि इसका एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। सिंपल थ्योरी में भी आ सकते हैं डिफरेंसेस, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंसेस लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में आंसर लिखो। सो लेट्स डिस्कस नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन ए और बी की जो इंटरेक्शंस हैं वो ए और बी से ज्यादा है। अब इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच जो है इट इज लेस देन 0, डेल्टा वी इट इज लेस देन 0। जो आपका पार्शियल प्रेशर है इट इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ प्योर कंपोनेंट। सिमिलरली पीबी इट इज लेस देन पीबी नॉट एक्सवी। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंसेस निकलते हैं। इसका एग्जांपल हम नॉन आइडियल का एग्जांपल एक मैं आपको लेकर बता रही हूं, दैट इज द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आपके पास इसका सॉल्यूशन है, इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। आपके पास एसीटोन, आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया एसीटोन का, इसके अंदर आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपने इसके अंदर डाला क्लोरोफॉर्म, जैसे आपने इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, यहां पर बॉन्ड बन गया, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उसमें क्या हुआ था, बॉन्ड टूटा था, यहां पर क्या हुआ है, बॉन्ड बना है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच जो रहेगी नेगेटिव रहेगी, 0 से कम है। डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और इसके सॉल्यूशन को अगर आप टच करते हो, द सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी हॉट, सॉल्यूशन अपीयर्स टू वार्म। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। प्लीज 2 एग्जाम्पल आपने इसके लर्न करने हैं। चलिए, ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड। एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक लिक्विड का मिक्सचर होता है और वो उनका टेम्परेचर सेम होता है, एक ही टेम्परेचर पर वो बॉईल करते हैं और डिस्टिलेशन के थ्रू भी आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो, विदाउट उनके अंदर कोई उनकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। सो दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स which boil at constant temperature and after distillation it's impossible to separate them. So these are the azeotrophs. So azeotrophs का हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से क्या रिलेटेड है, एजियोट्रॉप भी 2 तरह की डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, नेगेटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप में कौन से आएंगे, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव एजियोट्रॉप्स में क्या आएंगे, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। तो वही वाले एग्जांपल आप उसके दे सकते हो। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बोर्ड में भी आना है, एमसीक्यूज में भी आना है, तो 100% आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस वन न्यूमेरिकल। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ sulfuric acid is 15% by weight. Its density is, density जो है हमें दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml.
कैलकुलेट मोलैरिटी एज वेल एज मोलैलिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने इसको सॉल्व क्या करना है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने उसका फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हमने दोनों चीजें सॉल्व करनी है, तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। इट इज मोलैरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोलैरिटी मोलैलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब देखिए सबसे पहले अगर हमने मोलैरिटी की बात करें, कैपिटल एन मुझे निकालना है, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। हम रफ वर्क में आप ये काम करोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोल कंसेप्ट हमने +1 में पढ़ा है, इट इज अ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब 15% यहाँ पे दे रखा है। 15% का मीनिंग क्या है, 15 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है एंड 85 ग्राम आपके पास वाटर है। सो इन अदर वर्ड्स आप सोल्यूशन की बात करते हो तो 15 ग्राम आपका सोल्यूट है, 85 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। तो हमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। गिवन मास कितना है 15। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये 98 आता है। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया लेकिन मुझे डेंसिटी दे रखी है। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मुझे यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगा, दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100, डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.10 ग्राम। तो ये मैं सारी चीजें वैल्यू जो है अब हम यहाँ पर इसका फिट कर देंगे। तो वॉल्यूम मेरा इसका कैलकुलेट करके आता है 90.9 मिलीलीटर। तो मैं इसकी मोलैरिटी निकालूंगी। मेरे पास दोनों चीजें आ गई। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 15/98, वॉल्यूम मेरा है 90.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी ये मोलैरिटी आ जाती है 1.68 मोलर। अब नाउ हमने मोलैलिटी निकालनी है, इसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, इट इज 15/98। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर, उसका वेट कितना है 85 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये आपकी कितनी आती है 1.8 मोलर। So this is all about your first part of the chapter. I hope it's very very beneficial for you. हमने बहुत शॉर्ट इंटरवल में बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगी, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से 100% आपको आना है और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अनदर वीडियो एंड इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी हर वीडियो की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।